स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और जैसा कि हम जानते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री, ठीक है। और उसका आज पहला ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, ठीक है। और ये है जिसका नाम है आज के पहले चैप्टर का 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब आज हम उन परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे जो प्रथम 1000 वर्षों के दौरान हुई हैं, ठीक है। तो क्या देखो, सबसे पहले हमको ये मानचित्र दिया गया है। इन मानचित्र को हम थोड़ा पहले समझेंगे और पहले इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या, किसने बनाया, ठीक है। तो मानचित्र के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है मानचित्र। तो देखो ये जो मानचित्र है ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ है। दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया, मतलब ये पूरे दुनिया का नक्शा नहीं है, ठीक है। ये मानचित्र सिर्फ उतना है जिसमें हमारे भारत का जो उपमहाद्वीप है, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, वो आ गया है, ठीक है। अब देखो 12वीं सदी, तो 12वीं सदी से मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे 12वीं सदी का मतलब ये है 1101 से लेकर जब तक 1200 आ जाएगा तब तक पूरा ये 1200 से 12वीं सदी होती है, जिसके बीच में जितनी भी कोई भी सन आएगी, तो ठीक है, समझ के चलना। मतलब 1101 हुआ, 1112 हुआ, 1160, 1199 तक पूरा 12वीं सदी रहती है। जैसे 12 से स्टार्ट हो जाती है तो फिर समझ लेना फिर 13वीं सदी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ। अब देखो आगे चलते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। बात आती है मानचित्रकार की। तो मानचित्रकार वह व्यक्ति होता है, ठीक है, जो मानचित्र या फिर नक्शे बनाता है। तो देखो मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। तो एक बार हम डाल चुके हैं। तो देखो हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, गौर फरमाएंगे आप तो देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भारत का जो स्थिति है वो थोड़ी विपरीत दिखाई गई है। हमारे जो भारत में देखो, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि हमारे भारत में जो कन्याकुमारी है वो यहाँ पर है बिल्कुल दक्षिण में, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ उत्तर में दिखाई गई है और श्रीलंका ये यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो अब देखो इसी पे थोड़ा चलते हैं, मंथन करते हैं। तो मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 जो है वो अरब भूगोलवेत्ता, मतलब ये कहाँ के थे, ये अरबी थे भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, जिनका नाम था अल इदरीसी। इन्होंने 1154 में बनाया था ये वाला नक्शा। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। मतलब ये जो मानचित्र है ये एक बहुत बड़े मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है ना। ये जो नक्शा है वो बहुत बड़े, मतलब दुनिया का बहुत बड़ा नक्शे में से छोटा सा हिस्सा है जिसमें हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है। क्लियर हुआ। और अगर हम मानचित्र 2 देखें तो देखो मानचित्र 2 है ये वाला, मैं अभी इसे दिखा देता हूँ आपको। मानचित्र 2 है ये। इसमें हमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो भारत की स्थिति थोड़ी बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है जैसी आज है, बिल्कुल। तो देखो ये वाला मानचित्र 2 है, ठीक है। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन दिखाया मैंने इसलिए थे, वो बार बार बोला इसलिए। तो वो जो दूसरा नक्शा था वो बनाया है एक फ्रांसीसी चित्रकार, मतलब फ्रांसीसी मानचित्रकार, उन्होंने बनाया 1720 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। मतलब एक ही इलाके के लोग थे ये जिन्होंने बनाया और एक ही इलाके के नक्शे हैं। मतलब लोग एक इलाके के नहीं थे, एक फ्रांस के थे और एक अरब के थे, ठीक है, लेकिन इलाका एक ही इलाके के नक्शे हैं। मतलब हमारे भारत का ही नक्शा है, वो भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का था और दूसरा वाला वो भी हमारे भारतीय महाद्वीप का नक्शा है, मतलब एक ही इलाके का नक्शा है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनमें अंतर काफ़ी है। एक ही इलाके का नक्शा होने के बावजूद भी अंतर काफ़ी है। तो कैसे है, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम, अब कहने का मतलब ये देखो अंतर क्या क्या है। तो एक तो आप देखेंगे कि हमारे जो आज उत्तर में हम देखते हैं वो हमें दक्षिण में दिखेगा इसमें, और हम जो आज दक्षिण में देखते हैं वो इसमें हमें उत्तर में दिखेगा। एक तो ये अंतर हुआ। और एक अंतर ये हुआ कि श्रीलंका हमारे भारत के जस्ट नीचे दिखाई देती है आज के नक्शे में और इसमें श्रीलंका में ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर गौर फरमाएंगे तो देखो इसमें जो फारसी लिखी हुई है देखो ये, ठीक है, लेकिन आज के नक्शे में हिंदी लिखी हुई थी। तो ये परिवर्तन, मतलब काफ़ी सारे अंतर दिखाई देते हैं। अब देखो अगर इसमें और उसमें बात करी जाए तो देखो इसमें क्या है, इसमें तो टोटल बस किस चीज़ का फ़र्क दिखेगा, इसमें देखो इंग्लिश का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक ये चेंजेस हो जाएगा और तो सब हैं ही आधुनिक की तरह हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। और अगर जगहों के नाम देखे जाएं तो जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। मतलब उसमें भी कोई एक जाने पहचाने नाम है, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो पहले भी था, ठीक है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 साल बाद ये बना, ठीक है। जो पहला मानचित्र बना उसी के लगभग 600 साल बाद इसे भी बना दिया गया। इस कालावधि में, मतलब इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं जो थी वो काफ़ी बदल चुकी थी।
समझ में आया, काफ़ी बदल चुकी थी सूचना इस उपमहाद्वीप के बारे में। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, मतलब हमें ज़्यादा जाना पहचाना लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। मतलब उसमें अगर देखा जाए तो विशेषकर तटीय इलाके जो हैं उन्हें उनकी अगर बारीक ब्यौरा देखा जाए तो उसमें काफ़ी एक प्रकार से आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, कौन से वाले का? इसी का, पहले वाले का। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा वाला देखा जाए तो दूसरा वाला हमें ज़्यादा सही लगता है और मतलब जाना पहचान सा लगता है, और इसी का लगभग ज़्यादातर जो समुद्री यात्रा वाले थे वो इसका प्रयोग भी किया करते थे। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। देखें अध्याय 6 में, और अध्याय 6 में भी मैंने आपको बताया था ये वाला मानचित्र वहाँ पर भी दिया गया है। लेकिन अब और देखो, ये वाला जो मानचित्र 2 था ये बना है 18वीं सदी में। मतलब वो अगर 12 में था तो 12 अच्छा अगर हम जोड़ेंगे तो डायरेक्टली बैठते हैं 12 अच्छा 18, तो उसी प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि 600 साल बाद ये बना था। ठीक है, देखो ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो 18वीं सदी के आरंभ में गिब्लॉम द लीसले के एटलस नूवो के अनुसार, समझ के चलना, ठीक है, उनके द्वारा यह उपमहाद्वीप है। ओके, अब आगे चलते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकों के जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका क्या कारण है? तो देखो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो दर्शाया गया है, देखो व्यापारी लोग इसका यूज क्यों करते थे। ठीक, मैंने शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोल दिया था कि व्यापारी लोग पहले वाले मानचित्र का यूज करते थे, तो वो गलत बोल दिया होगा अगर मैंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद नहीं बोला हो। लेकिन देखो इसका यूज इसलिए करते थे व्यापारी लोग क्योंकि इसमें देखो जो जितने भी समुद्र तटीय इलाके हैं ये वाले, इनका ब्यौरा बहुत अच्छे से दिया गया है। मतलब इनकी इन स्थानों के बारे में बहुत बारीकियाँ दी गई हैं, इसलिए वो जानते थे कि तटीय इलाके हैं तो ऐसे ऐसे जाना, समुद्र के रास्ते से लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से ध्यान होता था, हर चीज़ उन्हें डिटेल में मिल जाती थी, इसलिए वो इस नक्शे का वो करते थे। ठीक है, अब देखो इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। भाई सिंपल सी बात है भाई, जब 600 साल में काफ़ी सारा बदलाव आ जाता है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों या फिर लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है नई और पुरानी शब्दावली। अब कहने का मतलब ये भाई, जो पहले की शब्दावली थी और नई शब्दावली थी तो उन दोनों में क्या फ़र्क हुआ। तो देखो अगर समय के साथ साथ देखा जाए तो सूचना को संदर्भ बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, तो भाई वो भी बदलते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, हमें अच्छे से पता है कई तरह की भाषाएं हैं अभिलेख जो, ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मध्य युग की जो फारसी है वो आधुनिक फारसी से बहुत भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आते हैं। अब कैसे आते तो देखो, उदाहरण के लिए अगर हम हिंदुस्तान शब्द ले लें, ठीक है, तो आज हम अगर देखें हिंदुस्तान शब्द को तो एक राष्ट्र राज्य यानी भारत के अर्थ में ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप खुद समझ के चलो। आज अगर कोई हिंदुस्तान कहते तो क्या समझेगा, मतलब भारत के बारे में बातें चल रही हैं ये कहेगा। ठीक है, लेकिन 13वीं सदी में अगर देखें तो जब फारसी के इतिहासकार जो थे जिनका नाम था मिनाज सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था तो उसका जो हिंदुस्तान शब्द से जो आशय था, उनका आशय किसी एक राष्ट्र राज्य से नहीं था, बल्कि जो सिंध पंजाब था उससे था, हरियाणा था उससे था, और गंगा यमुना के बीच में जो भी स्थान या फिर इलाके थे उन्हें बोलते थे हिंदुस्तान। समझ में आया इससे। और मैंने इस चीज़ को आपको सिंधु सभ्यता वाले चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ाया था, मैंने अपनी तरफ से जानकारी दी थी, तो उसकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। समझ में आया। अब देखो जो उन्होंने अगर इस शब्द का जो राजनीतिक अर्थ था वो उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान, मतलब जब दिल्ली में सुल्तान थे इस समय, तो उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी इलाके आते थे उनके लिए किया। अब सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द का अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए भाई धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि सल्तनत बढ़ी तो क्षेत्र भी बढ़ते गए, उन्हें भी हिंदुस्तान बोलते गए। ठीक है ना। अब जैसे मान लो इतनी जगह को हिंदुस्तान बोलते हैं और ये स्थान दूसरा है, अब यहाँ के ने मतलब यहाँ के शासक ने इसको हरा दिया तो ये वाला राज्य मिला लिया उसने, तो अब इसको पूरे को हिंदुस्तान बोलने लग गए। ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे मतलब उस हिंदुस्तान का अर्थ भी मतलब पूरे राज्यों में बदलता गया इस तरीके से। ठीक है। अब देखो लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब जो हिंदुस्तान था उसको कभी भी दक्षिण भारत में समावेश नहीं हुआ। जैसे मान लो जैसे अब आज भी हम देखते हैं तो
ऐसे बोल देते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत। तो एक प्रकार जो दक्षिण भारत था उसका समावेश हिंदुस्तान शब्द में कभी नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर के जो राजा थे वो शायद दक्षिण भारत में नहीं पहुंच पाए हों और इसलिए उनका समावेश नहीं हो पाया हो, ये एक कारण रह सकता है, ठीक है, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो लेकिन वो कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन क्यों किया था और किस लिए किया था? तो देखो, इस उपमहाद्वीप में जितने भी इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी जो लोग थे या फिर उनकी संस्कृति थी, तो उनके वर्णन करने के लिए शब्द का यूज़ किया था बाबर ने। समझ में आया? समझ के चलना, इस उपमहाद्वीप का भूगोल मतलब कैसी आकृति है, भूस्थल कैसा, जलमंडल कैसा है, ये सारी चीज़ें, और पशु पक्षी कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, हिंदुस्तान और यहाँ के लोगों की संस्कृति क्या है, निवासी कैसे हैं, इन लोगों का वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया। अब यह प्रयोग अगर 14वीं सदी देखी जाए तो 14वीं सदी में एक कवि बने जिनका नाम था अमीर खुसरो, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो। उनके द्वारा एक शब्द प्रयोग किया गया जिसका नाम था हिंद। हिंद के ही कुछ समान था हिंदुस्तान, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब आज अगर हम हिंदुस्तान बात कर दें तो कैसे करते हैं, हिंदुस्तान मैंने भारत देश के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है, और राजनीति भी कर लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें अच्छे से, जब पहले क्या था, हिंदुस्तान शब्द किसी राष्ट्र राज्य के लिए नहीं था। जैसे अभी मैंने आपको बताया, किसी ने किसी लिए यूज किया, किसी ने किसी लिए यूज किया और किसी ने किसी लिए, अपने अपने हिसाब से लोगों ने यूज किया हिंदुस्तान शब्द को, ठीक है, लेकिन किसी राष्ट्र राज्य के लिए ये शब्द नहीं था। जैसे कि बाद में ये बेशक हम लोग आज आधुनिक करते हैं। अब बात आती है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए विदेशी शब्द ले लो, आज हम विदेशी किसे बोलते हैं? जिसमें मतलब जिस पर हमारे देश की नागरिकता नहीं है, विदेशी है। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें जो मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए जो हमारे देश का नहीं है वो विदेशी होता है आज के अर्थ में देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन हाँ, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। सही बात है, जो हमारे भारत का ना हो विदेशी होता है। अब अगर यही चीज़ मध्य युग में देखा जाए, ठीक है ना, यही चीज़ अगर मध्य युग में देखा जाए तो मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, मतलब कोई अगर अनजाना व्यक्ति आ जाता है तो भाई विदेशी है, ठीक है, उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं है तो विदेशी है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फिर फारसी बोला जाता था, मतलब हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी बोला जाता था। उसे तब क्या बोलते थे पता है? उसे तब बोलते थे विदेशी। मतलब कोई अनजान व्यक्ति आ गया, भाई विदेशी है, जो हमारी संस्कृति हमारे समाज का नहीं तो भाई विदेशी है। समझ में, उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही तो भाई विदेशी है। लेकिन आज अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? हिंदी में अगर बोलें तो आज हम परदेशी बोल सकते हैं, ठीक है, और अगर उसमें देखें फारसी में तो हम उसे अजनबी बोल सकते हैं आज। इसलिए किसी नगरवासी के लिए बनवासी शब्द जो होता था, बनवासी एक विदेशी होता था, भाई वन से आ रहा था, भाई विदेशी है, उसकी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, हमारी बात उसे पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। पता है क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उन्हें उनकी भाषा समझ में आती थी, उन्हें उनकी बात समझ में आती थी, ठीक है ना, और उन्हें वो जाने पहचाने होते थे, इसलिए वो विदेशी नहीं होते थे, ठीक है, बेशक अलग धर्म के हों, अलग जाति के हों। अब देखो, इतिहासकार और उनके स्रोत, मतलब इतिहासकार जो थे और उन्होंने किस स्रोत से क्या चीज़ ली, तो उसके बारे में जानकारी अब हम हासिल करेंगे विस्तृत रूप से, ठीक है। अब तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था 6th क्लास की हिस्ट्री में, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर देखें तो पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, हमने अभी कोई पढ़ाया था, लगभग 10वें चैप्टर में पढ़ाया था, जो था राज्य और राज्य साम्राज्य वाले चैप्टर में, ठीक है, राज्य राजा साम्राज्य वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको इनके बारे में। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर अगर देखें तो 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण कला जो होती है उसे, या फिर लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब ये चीज़ें मिलेंगी तभी भाई थोड़ा कुछ कर पाएंगे, इन्हीं चीज़ों पर निर्भर होते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। जैसे इस युग में अगर देखा जाए तो प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। क्योंकि आजकल क्या देखो हुआ ऐसा था कि इस युग में क्या हुआ, एक लिखित सामग्री की भी वो आ गई विविधता जो थी,
ठीक है ना। लिखित सामग्री विस्तृत रूप से लिखी जाने लगी, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा लोगों में आ चुकी थी, तो एक प्रकार से प्रमाण मिल जाते हैं, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते हैं। मतलब ये वैसा हो गया। अब देखो ये अब इन्होंने थोड़ा सा दिया है कि कागज़ का मूल्य, मतलब कागज़ उस वक्त कितनी वैल्यूएबल थी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, कागज़ का मूल्य का मतलब ये नहीं रुपए बताएंगे, नहीं, कागज़ की उस वक्त कितनी ज़रूरत थी, कितना मतलब महत्वपूर्ण थी कागज़, ठीक है। तो देखो इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। अब एक प्रसंग है, ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं, देखो इससे पता पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी, मतलब अगर आप कह सकते हैं फोटोस्टेट की ज़रूरत पड़ी। तो उसने क्या किया, तो उसके पास उतना कागज़ नहीं था भाई, उसने कहा कैसे करूं, तो इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब देखो इतनी ज़रूरत थी कि उसने भाई कागज़ का मूल्य जो था, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, बनाना और उसे लाना या फिर अपने पास होना बहुत बड़ी बात होती थी, आप एक प्रकार से ये कह सकते हो। तो जिसके पास थी कोशिश करता था व्यक्ति कि जो चीज़ काम की नहीं है उसी को दोबारा यूज़ कर लिया जाए, जैसा कि हम आज करते हैं। जैसे कि आज हम क्या करते हैं, कोई भी कॉपी अगर हमारी भर जाती है तो हम उसे रद्दी वाले को दे देते हैं या फिर घर में रखी रहती है। लेकिन तब क्या होता था, कोई भी कागज़ होता था तो उसका हम बार बार यूज करते थे, इतना वैल्यूएबल था तब कागज़, ठीक है। लेकिन कागज़ तब किस रूप में था, पांडुलिपि के रूप में। अब दूसरा जो प्रसंग है वो पढ़ो। एक सदी बाद, मतलब इसके एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता था कि आपकी किस्मत अच्छी होती तो दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता। मतलब जब बहुत अच्छी किस्मत होगी तब आज हमारी आज जॉब लगती है, लेकिन तब अगर हमारी बहुत अच्छी किस्मत होती थी तो हमको कागज़ मिलता था, समझ में आया। तो इतना मतलब वैल्यूएबल था। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। तो आप देखो इसमें देख सकते हैं, अगर 13वीं शताब्दी में और ज़्यादा महंगा होगा, उसके बाद और सस्ता होता चला गया हो और सस्ता चला गया, इस तरीके से आया होगा। क्योंकि चीज़ों को जब दिन हो जाते तो हो जाता, पहले क्या होता था, जब चीज़ों की वैल्यू तब कम होती थी जब वो ज़्यादा हो जाती थी। आज के ज़माने में क्या है कि जब टाइम लगता जाता है तो ज़्यादा महंगी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन तब शायद हो सकता है मेरे हिसाब से 13वीं सदी में थोड़ा सस्ता होगा, सॉरी महंगा होगा, क्योंकि कम था। 14वीं शताब्दी में थोड़ा और महंगा हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो वो सॉरी सस्ता हो गया होगा। अब बात आती है, हाँ ये था धीरे इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे, ठीक है। इस समय के दौरान कागज़ जो था वो क्रमशः सस्ता हो गया। देखो मैंने बताया क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। देखो यही होता है, कोई भी चीज़ होती है जब ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी उसकी वो सस्ती हो जाती है, उपलब्धि होने लगा। और लोग जो थे वो धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन या फिर उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब या फिर कर, इन सब करों फरों के जो खाते होते थे वो भी लिखने में, इन सब में इसका ही उपयोग करने लगे, मतलब किसका, कागज़ का। अब बात आती है अगर धनी व्यक्ति जो होते थे या शासक होते थे या जन हो यानी जनता जो शासक जन होते थे, ठीक है, या फिर मठ या मंदिर में जो पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे, समझ के चलना। मतलब इसका उपयोग करने लग गए भाई, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो सब लोग यूज करने लग गए, सस्ता भी हो गया थोड़ा। तो क्या क्या तो धर्म ग्रंथ थे वो भी लिखे जाने लगे, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, अर्जियाँ, अगड़म जड़म, ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जो धनी व्यक्ति थे या फिर शासक जन थे, मठ थे या मंदिर थे, ये सब क्या करते थे, फिर पांडुलिपियाँ जो होती थी उनको इकट्ठा किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय या फिर अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार में आपको बता दूं, जैसे एक प्रकार से वह म्यूजियम जिसमें अभिलेख रखे जाते हैं, आप एक प्रकार से ये समझ के चल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें अभिलेख एकत्रित किया जाते थे, जैसे आजकल म्यूजियम में चीज़ें रखी जाती है वैसे ही उस वक्त अभिलेखागार होते थे, ठीक है। उसमें पांडुलिपियों को पुस्तकालयों में और अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन दोनों पुस्तकालय और अभिलेखागार में रखा जाता, दोनों में। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलेगी भाई, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी है, क्योंकि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या फिर नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब कहने का ये है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी जिससे लिखा जा सके, या फिर कोई भी ऐसे एक प्रकार से छापे खाने नहीं थे जिसमें एकदम गई और बहुत सारी चीज़ें छप के चली आई, नहीं। व्यक्ति जो होते थे, इंसान ही होते थे, जिन्हें लिपिक बोलते थे या फिर नकलनवीस बोलते थे, वो अपने हाथों से ही पांडुलिपियों की मतलब उस पर लिखते थे। तो टाइम भी लगता था, थोड़ा कठिन भी होता था, क्योंकि हर एक का राइटिंग थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है। अगर आपने कभी भी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम इतना आसान नहीं था। देखो बिल्कुल सही बात। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके फ्रेंड की कोई कॉपी है, आपको होमवर्क मिला, आपने नहीं किया लेकिन आपके फ्रेंड ने कर लिया,
तो आपने अगर उसकी कॉपी लेके आए हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी राइटिंग अगर थोड़ी भी डिफरेंट हुई या फिर थोड़ी बिगड़ी सी हुई तो आपको काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है और आप थोड़ा भटक जाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते। तो उसको हो सकता है कि आपको बार बार उस व्यक्ति को वो कॉपी दिखानी पड़े कि भाई साहब ये बता दो ज़रा लिखा क्या है, समझ में आया। तो वही चीज़ थी। तो तब क्या था, किसी के व्यक्ति की लिखी हुई चीज़ दूसरा व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता था और वो चीज़ लिख भी नहीं पाता था, ठीक है। तो वही चीज़ है, लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे या फिर लेकिन मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ के चलो, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। अब जैसे देखो ये लोग जैसे लिख रहे हैं इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। चित्र 1 में देखो क्या है, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, मतलब एक लघु चित्र है उसकी प्रतिकृति, मतलब ये भी कोई एक फ़ोटो था उसकी ये फ़ोटोकॉपी है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। मतलब देखो इस तरीके से लिखते थे, जैसे मान लो ये कोई पांडुलिपि है इतनी वाइट वाली नीचे वाली, उसको देख के वो इसमें लिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गई पांडुलिपि और ये हो गई इसकी प्रतिलिपि और ये जो बैठा है ये जो लिख रहा है इसका नाम हो गया लिपिक। समझ में आ गया। अब देखो चित्र का जो आकार है उसका आकार है 10.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस जो पूरे चित्र है इसका आकार बताया है। अब इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। मतलब अगर छोटा कोई चित्र है तो उसे बोलेंगे हम लघु चित्र या फिर मिनिएचर, समझ के चलना। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है इनका चित्र, जैसे मान के चलो आपके अगर आपको 1000 शब्द लिखने हैं, ठीक है, और 1000 शब्दों की जगह अगर एक चित्र से काम चल रहा है तो लोग 1000 शब्द नहीं लिखते थे, एक चित्र बना दिया करते थे जिससे वो काम चल जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ है। और लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे, मतलब फिर पेंटिंग के समान मतलब इनको बेचने लगे। अब अभिलेखागार क्या होते हैं तो देखो मैंने बताया था आपको, लेकिन आप फिर समझ लीजिए। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है, अच्छे से रखा जाता है कि अतीत में जो भी घटना हुई है वो आने वाले फ्यूचर में जो लोग आए वो देख सकें। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, आज के समय भी होते हैं, जहाँ पे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख या फिर लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। आज भी देखोगा काफ़ी सारी ऐसी ऑफिसें होती है जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं, दस्तावेज रखे जाते हैं, ढेर लगे होते हैं दस्तावेज को। ये देखो चित्र जो है ये लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ड जोड़कर धारा प्रवाह के रूप से लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था क्योंकि शिकस्त लिपि दाईं ओर और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। देखो ये दोनों लैंग्वेज हैं। अब आप देख पाएंगे तो देखो ये और ये दोनों में बहुत डिफरेंट मालूम पड़ेगा आपको, एक फारसी एक अरबी है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में हमेशा फ़र्क होता है और राइटिंग में भी होता है, तो ये आप समझ के चलना है आपको, ठीक है। तो देखो ये आ गया, अब आगे बढ़ते क्या है। तो राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे और पांडुलिपि की प्रतिलिपि जो होती हैं उसे बनाने में भी कुछ यही होता है। मतलब जो भाई फोटोकॉपी मतलब उसकी किसी की नकल करके जो बनाई जाती है उसको प्रतिलिपि बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ यही होता है, मतलब अंतर उसमें भी आ जाता है। तो प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक जो होते हैं वो छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, मतलब भाई छोटे मोटे हो जाते हैं फेरबदल इधर से उधर, तो उसका कोई ज़्यादा मैटर वो नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, कहीं कोई शब्द तो कहीं पर कोई वाक्य पूरा चेंज भी हो जाता है। सदी हर सदी मतलब सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कहने का मतलब ये, देखो एक ये थी मान लो मूल, मतलब क्या एक प्रकार से कलर पहले चेंज कर लूँ मैं आपको, ये थी मूल, क्या थी मूल पांडुलिपि, ठीक है। अब भाई एक लिपिक आया, उसने इसकी कॉपी की और बना दी दूसरी प्रतिलिपि। अब मैंने आपको बताया जब भी कोई नई प्रतिलिपि बनती है उसमें कुछ अंतर आ जाते हैं। तो ये जो है ये वाली प्रतिलिपि ये इससे भिन्न होगी, पहली वाली से नंबर डाल दे रहा हूँ एक, मतलब ये तो मैन थी, इस पर मैन लिख दे रहा हूँ, ये हो गई पहली प्रतिलिपि मैन पांडुलिपि से थोड़ी अलग होगी। अब मान के चलो इसकी भी नकल, मतलब अब ये तो ख़त्म हो चुकी होगी तो क्योंकि वो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती होगी इसलिए इसे अलग हटा देते होंगे। तो दूसरा लिपिक तीसरा लिपिक आया या फिर दूसरा लिपिक आया, उसने एक नई किसकी कॉपी की, इसकी,
पहली वाले की कॉपी की, तो जो दूसरी लिपिक है, जो दूसरा लिपिक था उसने जो अपनी प्रतिलिपि बनाई तो उसमें अंतर आया होगा किससे, पहली से। तो मतलब पहली से तो अंतर आया होगा, तो फिर सोचो मेन जो होगी उससे कितनी आएगी। तो इसी प्रकार बनते गए बनते गए बनते गए तो लास्ट में जो बनी होगी, इतिहासकार सिर्फ इसको पढ़ पाते हैं। तो सोचो इसमें और इसमें कितना फ़र्क होगा, समझे। तो कहने का मतलब ये है, आज जो भी हमारे इतिहासकार हैं वो सिर्फ जो लास्ट वाली है उस पर ज़्यादा निर्भर रह पाते हैं, क्योंकि पहली वाली है उसको तो लोगों ने आज तक खोज ही नहीं पाया, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ हो गई, इसलिए। ठीक है, और उसमें परिवर्तन आते गए तो बहुत बदलाव भी हो गया। कहने का तात्पर्य बस इतना था। अब देखो, और इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि फिर वो ये करते हैं, जितनी भी बनी हैं उस चीज़ से, मतलब उस समय के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब की प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है कि शायद किसी से कुछ मिल जाए, किसी से कुछ मिल जाए शायद, है ना। इस तरीके से यानी बहुत अध्ययन करना पड़ता है उन लोगों को, कहने का तात्पर्य ये है। अब देखो, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। मतलब उन्होंने जो उन्हें पढ़कर अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें भी संशोधन करने पड़ते हैं, यार ये चीज़ उसमें सही है, इसमें गलत है, वो भी सही करनी पड़ती है। तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो थे ज़ियाउद्दीन, मतलब ज़ियाउद्दीन बरनी, उन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, फिर दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा फिर। तो दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ये लो भाई, बहुत सारे कागज होते हैं ना, तो इसलिए। अब ये है नई सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो अगर आप चाहें तो बताओ, मैं पार्ट 2 बना दूं क्या? ये इतने पेज बचे हुए हैं तो अभी काफ़ी हैं, तो मेरे हिसाब से एक पेज और पढ़ लेते हैं, फिर हम बना देंगे, है ना। यहीं पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चलो यहीं पे कर देते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच पहला पार्ट देखने के लिए, और इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। समझ में आ गया ना, ये नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जो हम अच्छे से पढ़ के चलेंगे, विस्तार से पढ़ के चलेंगे। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और ख़ासतौर से जो हमारी छात्रा हैं वो अपनी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल गली गली में जल्लाद बैठे हुए हैं, ठीक है। अपनी सुरक्षा रखें, घर पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी केयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और व्हाट्सअप ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं फैक्ट्स के रूप में सारी चीज़ें देता हूँ आपको, जो कि आपको याद रखने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है ना। आप वीडियो सिर्फ एक बार देखेंगे, लेकिन फैक्ट्स अगर आप देखते रहेंगे तो आपको जल्दी सारी चीज़ कवर हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया।